Welcome to FK Super classes. Today we will study electric charges and fields, class 12 physics, chapter 1. Today it is our 6th video on this topic. Please go through the previous 5 videos for better understanding on this topic. In this lecture we will study about Coulomb's law in medium. In this video we will learn about permittivity and relative permittivity for Coulomb's law. हमने अपने सेकंड लेक्चर में देखा था F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर. जो कूलम्ब फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. और k जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम कूलम्ब्स कांस्टेंट भी कहते हैं. k कांस्टेंट है बट फॉर अ गिवन मीडियम. ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है k कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर मीडियम में. तो एक मीडियम में जब तक हम काम कर रहे थे एयर में है, एयर में ही हम जब देख रहे थे कूलम्ब्स फोर्सेस निकाल रहे थे दो चार्जेस के बीच में, तो वहां पर F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख करके हमने फोर्स निकाल लिया. और जो k की वैल्यू आती है एयर में या वैक्यूम में वो हम पुट कर दे रहे थे. बट ये k की वैल्यू जो है ना वो वैरी करती है मीडियम टू मीडियम. वाटर में चले जाइएगा तो k की वैल्यू अलग आ जाएगी, ग्लास में चले जाइएगा तो k की वैल्यू अलग आ जाएगी. तो आज हम इसी k को डीपली स्टडी करेंगे कि मीडियम में k की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है. जब हमने दो चार्ज को Q1 और Q2 को एट ए गिवन डिस्टेंस r हमने एयर में रखा तो जो कूलम्ब फोर्स आया ना वो सपोज कीजिए F आया. एयर में हमें जो कूलम्ब फोर्स मिला Q1 और Q2 चार्ज की वजह से जो r डिस्टेंस पे प्लेस है, लेट्स सपोज F. जब हम इसी सेट ऑफ चार्ज को Q1 Q2 को जो एट द गिवन डिस्टेंस r है इसको हमने दूसरे मीडियम में लेकर के गए, सपोज वाटर में लेकर के गए, तो हमें जो उस वक्त कूलम्ब फोर्स मिला वो F डैश मिला. वो इक्वल टू F नहीं है, हमें एक दूसरी वैल्यू मिली कूलम्ब फोर्स की. जब सेम सेट ऑफ चार्ज को जो सेम डिस्टेंस पर है उसको एयर में जब हमने कूलम्ब फोर्स निकाले तो उस वक्त वैल्यू अलग मिली कूलम्ब फोर्स की. और जब उसी सेम सेट ऑफ चार्ज को जो सेम डिस्टेंस पर r डिस्टेंस पे है उसको जब हमने वाटर में लेकर के गए, किसी और मीडियम में लेकर के गए, तो जो हमें कूलम्ब फोर्स मिला वो F डैश मिला, अलग फोर्स मिले. वो ये जो डिफरेंस इन फोर्स मिला ड्यू टू द मीडियम चेंज, जब एयर से वाटर में आ गए तो जो डिफरेंस इन फोर्स मिला उसी को आज हम स्टडी करेंगे. और जो इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ द मीडियम इज अकाउंटेड इन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के. जो इफेक्ट है ना इस मीडियम के चेंज होने का, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k के अंदर स्टडी करनी है इसको. तो इस तरीके से k जो है वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है. जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा k की वैल्यू चेंज होगी और जिसकी वजह से हमें जो कूलम्ब फोर्स मिलेगा वो अलग होगा. When two charges are placed in vacuum or air and when the same set of charge are placed in medium, provided the distance between the charge is same, the net force experienced by the charge is different. Fine. When two charges are placed in vacuum and when the same set of charge are placed in medium, when two charges are placed in vacuum at a same separation r and when the same set of charge are placed in medium, in any medium at the same separation r, the net force experienced by the charge is different. The effect of presence of medium is accounted in proportionality constant k. So हम k को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं. अभी हमने समझा
कि K डिपेंड्स अपॉन मीडियम, K मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। K की जो वैल्यू आती है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो 1/4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 22/7 और 3.14। एप्सिलॉन जो है वो इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ मीडियम को अकाउंट कर रहा है। एप्सिलॉन क्या है? ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। एप्सिलॉन एक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है। एप्सिलॉन इट परमिट इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन द चार्जेस। ये अपने फील्ड को बढ़ाता है, ये अपने फील्ड को अलाउ करता है ताकि जो चार्जेस की वजह से जो फोर्स है, जो इंटरेक्शन है, उसको कम करें। यही एप्सिलॉन है। जैसे एरिया में दो लीडर है, एक बड़ा लीडर है, एक छोटा लीडर है। बड़ा लीडर किसी एक पार्टी का है, छोटा लीडर किसी दूसरे पार्टी का है। तो बड़े लीडर के इन्फ्लुएंस को छोटा जो लीडर है ना, वो अपने हिसाब से काउंटर करने की कोशिश करता है। कितना काउंटर करेगा उस बड़े लीडर के प्रेजेंस को, उसके इफेक्ट को, ये डिपेंड कर रहा है कि उस इन्वायरमेंट में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फाइन, यही वर्क जो है एप्सिलॉन करता है। एप्सिलॉन अपने फील्ड को परमिट करता है, अलाउ करता है, ताकि चार्जेस के इंटरेक्शन को कम किया जा सके। सो इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि ये विलेन के तौर पे काम कर रहा है। फाइन, जैसे जैसे एप्सिलॉन बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि ये अपने फील्ड को बढ़ाएगा, तो जो इंटरेक्शन है चार्जेस का, जिसकी वजह से हमें फोर्स मिल रहा है, वो कम हो जाएगा। और अगर K की वैल्यू भी देखें तो K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दिस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। तो जब एप्सिलॉन बढ़ेगा तो K कम हो जाएगा, और जब K कम होगा तो K प्रोपोर्शनल है फोर्स, कूलम्ब फोर्स के, तो फोर्स कम हो जाएगा। तो हमने समझा कि एप्सिलॉन अगर बढ़ेगा तो K कम हो जाएगा, क्योंकि K और एप्सिलॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो यहां से हमें दिख रहा है। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। जब एप्सिलॉन बढ़ेगा तो K कम हो जाएगा। जब K कम होगा तो फोर्स जो है, यहां देखिए, फोर्स K के प्रोपोर्शनल है, तो जब K कम होगा तो फोर्स कम हो जाएगा। एक तो ये इंफॉर्मेशन आ रही है इस तरीके से, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन बढ़ेगा तो K घटेगा, जब K घटेगा तो फोर्स घट जाएगा। दूसरा हमने ये भी देखा कि जो एप्सिलॉन है वो अपने फील्ड को परमिट करता है, अलाउ करता है, ताकि जो चार्जेस के इंटरेक्शन है उसको कम कर सकें। तो इस तरीके से भी, इसके डिफिनेशन से भी हम समझ रहे हैं कि ये फोर्स को कम करेगा। तो एप्सिलॉन कहां ज्यादा होगा? जहां उसको अच्छे मीडियम मिलेंगे, जहां उसको एटम मॉलिक्यूल ज्यादा मिलेंगे, तो वहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा रहेगी। जो एप्सिलॉन की जितनी ज्यादा वैल्यू, फोर्स उतना ही कम। फाइन, तो यहां पर देख सकते हैं कि एप्सिलॉन जो है ना, जैसे वैक्यूम में, फ्री स्पेस में, या तो मॉलिक्यूल्स, एटम्स है नहीं, तो यहां पर सबसे कम है, क्योंकि इसको अपने फील्ड को बढ़ाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, तो कैसे बढ़ाएगा? इस वजह से एप्सिलॉन जो है ना मिनिमम होता है इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। तो सबसे कम एप्सिलॉन की वैल्यू कहां मिल रही है हमें? वैक्यूम और फ्री स्पेस में सबसे कम एप्सिलॉन की वैल्यू है। तो जहां सबसे कम एप्सिलॉन होगा तो वहां पर फोर्स सबसे मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा फोर्स कहां मिलेंगे हमें? वैक्यूम और फ्री स्पेस में। तो हम इसको फोर्स को F0 से डिनोट कर रहे हैं, जो फोर्स हमें वैक्यूम या फ्री स्पेस में मिल रहा है। और जो एप्सिलॉन वैक्यूम फ्री स्पेस में, उसको हमने डिनोट किया एप्सिलॉन नॉट से। फाइन,
तो अब हम समझ गए कि एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो सबसे कम होती है वैक्यूम और फ्री स्पेस में, और ये एज अ विलन काम कर रहा है, तो जितना कम एप्सिलॉन उतना ही अच्छा फोर्स, उतना ही ज्यादा फोर्स। तो सबसे ज्यादा फोर्स कहां मिलेगा हमें? फ्री स्पेस और वैक्यूम में। तो जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वैक्यूम फ्री स्पेस में वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा। और एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम किसी मीडियम में चले जाते हैं, वाटर में, तो देखिए इसकी वैल्यू जो है बढ़ जा रही है। जैसे मीडियम मिल रहा अच्छा इसको, तो 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो रहा है। और अगर हम ग्लास में चले जाएं तो एप्सिलॉन की वैल्यू यहां पर हो जा रहा है प्लेक्सी के केस में 3.01 इंटू 10⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो एप्सिलॉन की वैल्यू जो है ना, हम देख रहे हैं कि मीडियम चेंज होने पे चेंज हो जा रहा है। सबसे कम जो एप्सिलॉन की वैल्यू जिसको एप्सिलॉन नॉट से हम डिनोट कर रहे हैं वो फ्री स्पेस और वैक्यूम में है। और जब एप्सिलॉन सबसे कम होगा तो वहां पर सबसे ज्यादा फोर्स होगा। तो सबसे ज्यादा फोर्स कहां होगा? वैक्यूम फ्री स्पेस में। जैसे ही हम वाटर में जा रहे हैं तो एप्सिलॉन की वैल्यू अलग हो जा रही है, ग्लास में आ रहा है तो अलग वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आ रहा है कि एप्सिलॉन की वैल्यू किसी भी मीडियम में वो ज्यादा होती है एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन जो वैक्यूम और फ्री स्पेस में होगा, तो हमने दिखाया कि एप्सिलॉन इन मीडियम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी इन वैक्यूम और फ्री स्पेस एयर। और एप्सिलॉन एम क्या है? परमिटिविटी इन मीडियम। सो परमिटिविटी इन मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। फाइन। अब ये आता है कि हम कितना परमिटिविटी की वैल्यू को याद रखें। इट्स वेरी टफ। तो इसको इजी करने के लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। फाइन। जैसे डेंसिटी है, जो हम हर चीज की डेंसिटी ध्यान नहीं रख सकते, याद करना मुश्किल है, तो हमने रिलेटिव डेंसिटी समझना स्टार्ट कर दिया। उसी तरीके से ये हम जो है रिलेटिव परमिटिविटी को ध्यान रखेंगे। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? कि डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर डेंसिटी वाटर से ज्यादा आ रहा है तो वो चीज सिंक कर जाएगी, अगर डेंसिटी वाटर से कम है तो वो चीज फ्लोट करेगी। तो ये आइडिया आ जाता है रिलेटिव डेंसिटी को देख करके। उसी तरीके से परमिटिविटी को याद करना काफी मुश्किल है। रिलेटिव परमिटिविटी से हमें यह पता चल जाएगा कि एप्सिलॉन की वैल्यू कम है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है। तो अब हम समझते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हमने यहां डिनोट किया है एप्सिलॉन आर से, दैट इक्वल टू परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन वैक्यूम और एयर। That is epsilon r is equal to epsilon m upon epsilon naught. Epsilon r is relative permittivity, epsilon m is permittivity in medium and epsilon naught is permittivity in vacuum or air. जिस तरीके से relative density पढ़ा था कि density of material divided by density of water, उसी तरीके से है relative permittivity क्या हो जाएगा? Permittivity of medium with respect to permittivity in vacuum or air. तो यहां से हम परमिटिविटी ऑफ मटेरियल निकाल सकते हैं अगर रिलेटिव परमिटिविटी पता है तो। रिलेटिव परमिटिविटी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए परमिटिविटी इन वैक्यूम से, तो आपको परमिटिविटी इन मीडियम मिल जाएगा। फाइन। फॉर एग्जांपल परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। परमिटिविटी ऑफ वाटर क्या है? 81 है, एक्चुअल 80.4 वैल्यू आती है। तो अगर हमें यहां से पता करना हो कि परमिटिविटी ऑफ वाटर क्या होगा, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी पता है, तो हम क्या करेंगे कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे परमिटिविटी इन वैक्यूम से, तो हमें परमिटिविटी ऑफ वाटर आ जाएगा। परमिटिविटी इन वाटर विथ रेस्पेक्ट टू परमिटिविटी इन वैक्यूम इज 81। तो अब यहां पर फोर्स कितना कम हो जाएगा? अगर 81 टाइम्स बढ़ जा रहा है रिलेटिव परमिटिविटी, तो फोर्स कितना
कम हो जाएगा, 81 टाइम्स कम हो जाएगा। फाइन, इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे। इन द सेम वे परमिटिविटी ऑफ ग्लास जो है 7 है, एक्चुअल वैल्यू 5 to 10 वेरी करता है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम अगर निकालना हो ग्लास का परमिटिविटी क्या होगा, तो वो हो जाएगा 7 इंटू परमिटिविटी इन वैक्यूम। फाइन, यहां से ये चीज आ रही है। हाउ मेनी टाइम्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या बता रहा है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितना ज्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। वैक्यूम और एयर के परमिटिविटी से परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितना ज्यादा है, दैट इंफॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम रिलेटिव परमिटिविटी। फाइन, जितना ज्यादा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम उतना ही कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम में। आपने समझा, अभी पिछले स्लाइड में हमने बताया था कि जितना ज्यादा परमिटिविटी होगा उतना ही कम फोर्स होगा। क्योंकि परमिटिविटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के है, और के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कूलम्ब फोर्स का। तो इस तरीके से परमिटिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी फोर्स वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। फाइन, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन वाटर इज लेस देन रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स। जो अभी हमने वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी 81 यहां पर पढ़ा है, देखा है, तो जो फोर्स है ना वाटर के अंदर वो 81 टाइम्स कम हो जाएगा। फोर्स बिटवीन सेम टू चार्ज पार्टिकल एट सेम सेपरेशन इन वैक्यूम और एयर। सबसे ज्यादा फोर्स आपको वैक्यूम और एयर में मिलेंगे, और जैसे किसी मीडियम में जाएगा तो फोर्स कम हो जाता है। क्योंकि वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 81 है, तो 81 टाइम्स कम हो जाएगा फोर्स इन वाटर फॉर द सेम सेट ऑफ चार्ज केप्ट एट द सेम सेपरेशन। फाइन, अभी हम इसको प्रूफ करके और बेटर इसको फील करते हैं। फाइन, अब हम यहां प्रूफ कर रहे हैं कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब मीडियम के अंदर जो फोर्स आएगा ना वो रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स कम रहेगा जो फोर्स है वैक्यूम में। जो फोर्स वैक्यूम में है उससे रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स कम फोर्स होगा फॉर द सेम सेट ऑफ चार्ज विच इज केप्ट एट सेम सेपरेशन इन एनी मीडियम। फाइन, इसको हम प्रूफ करके देखते हैं और फील करते हैं इसको। फाइन, so here Fm is equal to Fm force in medium is equal to F naught force in vacuum divided by relative permittivity. Fine, इस ये हमें प्रूफ करनी है। C, दो चार्ज पार्टिकल को हमने जब वैक्यूम और एयर में रखा तो उस वक्त मैक्सिमम फोर्स होगा जिसको हमने F naught से डिनोट किया है। वो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फाइन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दो चार्ज के बीच में जो r डिस्टेंस पर है इन वैक्यूम। तो F नॉट क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सेम टू चार्ज पार्टिकल एट सेम सेपरेशन इज प्लेस्ड इन एनी मीडियम, किसी मीडियम में डाल दिया। सेम सेट ऑफ चार्ज को एट सेम सेपरेशन दोनों चार्ज है, तो Fm क्या हो जाएगा, फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m, ठीक है एप्सिलॉन इन मीडियम। फाइन, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सेम सेट ऑफ चार्ज प्लेस्ड एट सेम सेपरेशन, बट मीडियम आ गया यहाँ पे तो एप्सिलॉन m कर दी हमने। फाइन, जब हम डिवाइड कर रहे इक्वेशन फर्स्ट को विद इक्वेशन सेकंड तो क्या आ रहा है F नॉट बाई Fm इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। और एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज एप्सिलॉन r, जो हमने अपने पिछले स्लाइड में देखा है। तो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम किसके बराबर आ रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स इन मीडियम होगा ना
वो रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स कम हो जाएगा फोर्स इन वैक्यूम और एयर. So Fm is less than relative permittivity times F0. Force in medium changes relative permittivity times if charges are same and kept at same separation. ये ध्यान रखिएगा. कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ देते हैं जैसे दो चार्ज है Q1 and Q2 kept at R separation. सेम सेट ऑफ चार्ज को हमने Q1 और Q2 को विच इज केप्ट एट सेम सेपरेशन R, इसको हमने किसी मीडियम में डाल दिया, जिसकी वजह से जो फोर्स मिला वो F/4 मिला यहाँ पर मीडियम में, और यहाँ पे जो फोर्स मिल रहा था जो एयर में था या वैक्यूम में F मिल रहा था. जब मीडियम में लेगा तो F/4 मिला. तो ये बताओ रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा? तो सिंपल आंसर इज 4, बिकॉज जो फोर्स हमें वैक्यूम में मिल रहे थे वो 1/4 टाइम्स कम हो गया है मीडियम में. इट मींस रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज 4. फाइन. जितना रिलेटिव परमिटिविटी होगा उतना ही टाइम्स कम हो जाएगा फोर्स मीडियम में. यह ध्यान रखिएगा. अगर फॉर एग्जाम्पल एक अलग क्वेश्चन ले लेते हैं. दो चार्ज हैं केप्ट एट R डिस्टेंस, वैक्यूम में फोर्स F है, सेम सेट ऑफ चार्ज विच इज प्लेस्ड एट सेम सेपरेशन R, इसको हम किसी मीडियम में ले गए. वहां पर हमें जो फोर्स मिला मीडियम में जो फोर्स मिला वो F/8 मिला मुझे. तो रिलेटिव परमिटिविटी कितना हो जाएगा? 8, बिकॉज 8 टाइम्स यहां डिक्रीज कर रहा है. तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? 8. इस तरह के सिंपल एमसीक्यूज भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, यह ध्यान रखिएगा. फाइन. एक इंफॉर्मेशन और, रिलेटिव परमिटिविटी को जो है हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं. तो कहीं कहीं पे क्वेश्चन में रिलेटिव परमिटिविटी की जगह पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा. तो कंफ्यूज मत होइएगा. रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज सेम. फाइन. ये ध्यान रखिएगा. अगर आपसे पूछ दे कि एक सेट ऑफ चार्ज है जो R डिस्टेंस पे है, वैक्यूम में F फोर्स मिल रहा है, उसको सेम सेट ऑफ चार्ज को जब हम किसी मीडियम में लेके जा रहे हैं वहां पर फोर्स F/16 मिल रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? तो क्या बताइएगा? क्योंकि मीडियम में फोर्स 16 टाइम्स रिड्यूस हो गया है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 16. फाइन. तो रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज सेम. ये ध्यान रखिएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.